नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर जिसे लीनियर स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। देखिए, बोहर के एटॉमिक मॉडल द्वारा हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को या फिर हाइड्रोजन लाइक जो स्पीशीज है जिनमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और बोहर ने ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के पीछे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लांक ने क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वो एनर्जी गेन या फिर लूज करते हैं। तो कंटिन्यूअस एनर्जी गेन या लूज ना करके डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस रूप से वो एनर्जी गेन और लूज करते हैं। और जब वो एनर्जी लूज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में करते हैं, और डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट रूप से करते हैं विविध मात्राओं में, क्वांटाज पैकेट्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ये बात जो है बोहर को एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में काफी मददगार साबित हुई और काफी अहम रोल प्ले किया इस चीज ने। ठीक है, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम को जान लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या चीज है? देखिए, मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी कई बार बताया है कि जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है ड्यूअल और पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ के सीक्वेंस में व्यवस्थित कर लेना या फिर बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस में व्यवस्थित करने पर जो हमें बैंड प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये बात है। तो सबसे पहले कुछ स्पेक्ट्रम, जैसे एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और आज हम मेनली बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रम जो होता है प्रत्येक पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम होता है यूनिक होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके एटम्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसके फिंगरप्रिंट की तरह होता है। ठीक है, तो आज हम ये सारी चीजें इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आपको पता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, सबसे पहले मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात कर लेता हूं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, जब विजिबल लाइट जो सनलाइट हमारे पास आ रही है उसका जो पार्ट होता है विजिबल लाइट, उसको प्रिज्म से गुजारे। ठीक है, प्रिज्म से गुजारे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वेवलेंथ के हिसाब से या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्पर्स हो जाती है, विभेदित हो जाती है, और हमें स्क्रीन पर 7 कलर्स विबग्योर जिसे कहते हैं मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट का जो सोर्स है उससे ये बीम, विजिबल लाइट जब हम प्रिज्म क्या होता है आपको पता है, कांच से बना होता है। ठीक है, और जब ये जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करते हैं, इंटर करती हैं, तो ये अपने मार्ग से क्या डिस्पर्सन शो करती हैं। ठीक है, विभेदित हो जाती हैं अपने वेवलेंथ के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो जब ये प्रिज्म से गुजरती हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन पर हमें यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार विभेदित होती हुई ये जो रेडिएशंस हैं इस प्रकार विभेदित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार विभेदित हो जाती है और हमें यहाँ पर इस प्रकार से 7 कलर्स GYOR, ठीक है, इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ ऊपर ही ऊपर रेड कलर का बैंड मिलता है, फिर ऑरेंज कलर का बैंड मिलता है, फिर येलो कलर वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मिलती है, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिलता है। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। वॉयलेट की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है,
फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका डिस्पर्सन ज्यादा होता है, उसका विभेदन ज्यादा होता है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो यहां हमें मिलती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है जैसे रेड है फ्रीक्वेंसी कम है तो ये इसका डिस्पर्सन कम होता है, ये ऊपर मिलता है रेड बैंड। इस प्रकार से 7 कलर का जो बैंड है विबग्योर हमें मिलता है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा डिस्पर्शन शो करती है, ज्यादा विभेदन होता है उसका, और जिसकी कम एनर्जी होती है, कम एनर्जी का मतलब ज्यादा वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका डिस्पर्शन कम होता है, तो रेड हमें ऊपर मिलता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी ब्लू से भी कम, फिर इसकी येलो की ग्रीन से भी कम, ऑरेंज की और कम, रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात करें हम विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, तो इस प्रकार का रेनबो के अंदर आप देखते हैं 7 कलर्स विबग्योर इसी प्रकार से अरेंज होता है। ये भी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही क्या है एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आप वोयलेट जो कलर है बैंगनी कलर और इंडिगो कलर आपस में कहां अलग हो रहे हैं ये पता नहीं कर सकते आप। वोयलेट कलर कहां खत्म हो रहा है, कहां से इंडिगो स्टार्ट हो रहा है ये पता नहीं किया जा सकता। ऐसे जो इंडिगो कलर होता है ब्लू के अंदर इस प्रकार से मिक्स रहता है कि इंडिगो कहां खत्म हो रहा है ये हम पता नहीं कर सकते। इसी प्रकार ब्लू की बात करें, ब्लू का पता नहीं किया जा सकता, इंडिगो के अंदर इस प्रकार से मिक्स होता है कि पता नहीं किया जा सकता कि ये ब्लू कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है। ब्लू और ग्रीन के बीच भी ऐसा ही होता है, ब्लू और ग्रीन जो होते हैं आपस में क्या होते हैं मिक्सअप होते हैं, ठीक है। ये कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां पर ये खत्म हो रहे हैं इस चीज का भी पता नहीं किया जा सकता। देखिए कलर्स क्या है कंटिन्यूअस है, इसी कारण से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। जो रेनबो होता है बारिश के समय जो हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देती है 7 कलर वाली, वो भी क्या है एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। समझे आप? विजिबल लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो स्क्रीन पर हमें इस प्रकार से वॉयलेट कलर सबसे नीचे मिलता है, रेड कलर सबसे ऊपर मिलता है। वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी हम कैसे निकालते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा तो इसका विभेदन ज्यादा, जबकि रेड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है इस कारण इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है इसका डिस्पर्सन विभेदन कम होता है, ये ऊपर मिलता है, वॉयलेट सबसे नीचे मिलता है और कलर बीच में मिलते हैं, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम बात करें, देखिए मैंने एक बात बताई कि किसी भी पदार्थ का जो परमाणु एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम कहते हैं, फिर किसी भी पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट या फिर जिसे लीनियर स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन या फिर उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, उसके फिंगरप्रिंट की तरह होता है, उसके जैसा दूसरे पदार्थ का नहीं होता। और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर इस सारी चीजों को स्टडी किया जाता है स्पेक्ट्रम्स को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लीनियर स्पेक्ट्रम की, लीनियर या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो इसी प्रकार का होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है इसी प्रकार का होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो लीनियर प्रकार का होता है, और ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करूं, एक तो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाए, ठीक है, किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाए तो आपको पता है पदार्थ किससे बना है परमाणुओं से, अणुओं से। परमाणुओं के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, जब गर्म किया जाएगा हीट एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे, ठीक है। फिर जब देखिए
जो एनर्जी बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहेंगे, डी एक्साइटेशन होगा। तो आने के दौरान वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। वही रेडिएशंस जब हम फ्रिज से गुजार कर आगे स्क्रीन लगा देते हैं, वही रेडिएशंस क्या मिलती है हमें, स्क्रीन पर मिलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विशेष प्रकार के वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाली हमें स्क्रीन पर मिलती है, ये पदार्थ या परमाणु या फिर अणुओं द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही तो होती हैं। इस कारण इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ सब्सटेंस है, इसको हमने क्या किया, हीट दी, यहां से हीट गर्म किया हमने, तो ये इससे क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देगा ये, क्योंकि गर्म होगा। पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या है, परमाणु है, अणु है, परमाणु और अणुओं के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जब मिलेगी तो वो हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे, लेकिन हायर एनर्जी लेवल में वो रहना नहीं चाहते क्योंकि वहां उनकी स्टेबिलिटी कम है। तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो डी एक्साइटेशन होगा, और वो एनर्जी डिस्क्रीट रूप से क्या करेंगे, इमिट करेंगे, और किसके रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में इमिट करेंगे। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या ये मिल रही है हमें, ये क्या मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जब ये प्रिज्म से गुजरेगी तो इनका विभेदन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से विभेदन हो जाएगा, और यहां पर जो होता है ना, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो ऊपर मिलेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो नीचे मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ना, उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपको वॉयलेट के बाद इंडिगो ही मिलेगा, इंडिगो के बाद ब्लू मिलेगा, उसके बाद ग्रीन मिलेगा, येलो मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, रेड मिलेगा, ऐसा नहीं है। वॉयलेट मिल सकता है, उसके बाद हो सकता है इंडिगो गायब हो, सीधा ब्लू मिल जाए, बीच में से फिर ग्रीन गायब हो, येलो मिल जाए, ऑरेंज गायब हो, सीधा रेड मिल जाए। ठीक है, तो ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है चमकीली रेखाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, चमकीली रेखाएं, इनमें आप आसानी से वॉयलेट या फिर उसके बाद इंडिगो ना आए, इंडिगो की बजाय ब्लू आ जाए, तो वॉयलेट और ब्लू के बीच आप आसानी से विभेद कर पाते हैं, आसानी से कहां से वो शुरू हो रहे हैं, कहां से वो खत्म हो रहे हैं, कहां पर वो खत्म हो रहे हैं, इस चीज का आसानी से पता किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पदार्थ के अणु या परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में गए तो एनर्जी जो होता है डिस्क्रीट रूप से वो क्या करेंगे, दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना होगा उतनी एनर्जी वाली वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेंगे, इमिट करेंगे, तो वो हमें मिलेगी। तो ये डिस्क्रीट रूप से लीनियर स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है, जो चमकीली रेखाओं से बना होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको और अधिक हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर हम क्या करें, जो पदार्थ है इसकी गैस ले लें, इस गैस को ट्यूब में भर लें, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही था। अगर हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन भर लें, हाइड्रोजन गैस, वास्तव में क्या होते हैं, इन गैस के मॉलिक्यूल्स, अणु एग्जिस्ट करते हैं, एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम सिर्फ जो इनर्ट गैसेस हैं, नोबेल गैसेस, उनके एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, एनर्जी तो देंगे, बैटरी के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। तो उसमें जो अणु है, अणु के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, उनको एनर्जी मिलेगी तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। हायर एनर्जी लेवल में वो रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम है, तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, मतलब उनका डी एक्साइटेशन होगा, और वो एनर्जी किस रूप में छोड़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में। ठीक है, तो अब ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ही इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चमकीली रेखाओं से बना होता है, चमकीली रेखाओं से बना होता है, चमकीली रेखाओं से बना होता है,
बना होता है। और ये चमकीली रेखाएं क्या होती है? ये चमकीली रेखाएं क्या होती हैं? ये चमकीली रेखाएं कुछ नहीं होती। ये चमकीली रेखाएं पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं तथा अणुओं द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। ये चमकीली रेखाएं वास्तव में क्या होती है? पदार्थ के अंदर मौजूद परमाणुओं और अणुओं द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इस प्रकार जो क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। जी पदार्थ को गर्म किया जाए तो इसके अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चले जाएंगे एनर्जी लेके, फिर वो हायर एनर्जी लेवल में रहना नहीं चाहेंगे, वापस आएंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें उत्सर्जन के कारण प्राप्त हुई उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो उनका विभेदन हो जाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस लीनियर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें हम अलग अलग कलर्स की जो वेवलेंथ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, हमें आसानी से, और ये चमकीली रेखाओं युक्त प्राप्त होता है। और ये चमकीली रेखाएं क्या है? वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं द्वारा उत्सर्जित की गई है, इस कारण इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया? या तो किसी पदार्थ को गर्म करें या फिर उस पदार्थ की गैस ले लें और ट्यूब में भर के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का मतलब है उसे एनर्जी दी जाए, एनर्जी मिलेगी तो उसमें उपस्थित गैस है तो अणुओं से मिलकर बनी है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणुओं के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेशन होगा। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है, एक्साइट होंगे लेकिन वह हायर एनर्जी लेवल में रहना पसंद नहीं करते, तो वापस आते समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, लूज करते हैं और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें स्क्रीन पर प्राप्त होती है। इस कारण इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? एक दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अवशोषण, एक तो हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, किसी लाइट सोर्स है, जैसे कोई लाइट सोर्स है, इससे आपको पता है लाइट आ रही होगी, इसके बीच में हम क्या रख देते हैं, पदार्थ को रख देते हैं, और पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, परमाणु और अणु होते हैं, और परमाणुओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे इस प्रकार लाइट आ रही होगी, बहुत सारी लाइट आ रही होगी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहली बात मैं बता चुका हूं, जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रूप से एनर्जी को गेन या फिर लूज नहीं करते, वो डिसकंटिन्यूअस रूप से करते हैं। और ये बात मैंने बताई कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं जो दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस हो, उन्हीं एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गेन और लूज करते हैं जो दो एनर्जी लेवल्स, एटम के अंदर मौजूद दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप हो, इसी कारण वो डिस्क्रीट रूप से एनर्जी को गेन करते हैं। तो जो पदार्थ है, तो इसमें परमाणु और अणु है, आपको पता है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो जो पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसको अच्छी लगी, मतलब जो उनको हायर एनर्जी लेवल में जंप करा पाए, उनको तो उन्होंने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और बाकी वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। बाकी वो क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे। जो अच्छी लगी ना इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छी मतलब जो उनको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करवा रही हो, जंप करवा रही हो, उतनी ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो अवशोषित कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो इस
प्रकार का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म है ये, इसको प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, इंटर करती है, तो वो विभेदित हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा विभेदित होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो कम विभेदित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार स्क्रीन पर अब की बात देखो, जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ठीक उल्टा होता है, वो चमकीली रेखाओं से बना होता है जबकि ये काली रेखाओं से बना होता है। ठीक है, पर एक पदार्थ का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, काली रेखाओं वाला क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। जहां फ्रीक्वेंसी कम वाला यहां मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो यहां मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो स्पेक्ट्रम बना होगा ये काली रेखाओं से बना होगा, काली रेखाओं से बना होगा। और ये काली रेखाएं कौन सी है, काली रेखाएं वो उस कलर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनको इस पदार्थ के परमाणु अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों ने अवशोषित कर लिया, वो तो जा नहीं पाई, दूसरी जा पाई, उनकी जगह क्या आ गया, काली रेखाएं आ गई। ये काली रेखाएं वास्तव में वो है जिनको अवशोषित कर लिया गया है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। ठीक है, और मैंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ का अवशोषण या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिंगरप्रिंट की तरह होता है। ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनों की उनमें उसमें कैसी व्यवस्था है उसके परमाणु अणुओं में, इसका पता किया जा सकता है उनके स्पेक्ट्रम को अच्छे से ऑब्जर्व करके। ठीक है, काली रेखाओं से बना होगा और ये उसके अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का पूरक होता है। ठीक है, और ये काली रेखाएं वास्तव में क्या है, काली रेखाएं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो पदार्थ मतलब इसके अंदर क्या है, परमाणु है और क्या है, अणु है, पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली गई है। इस कारण उस कलर की रेडिएशन हमें नहीं दिख रही, वहां क्या दिख रही, काली पट्टी दिख रही है। ठीक है, ये होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। समझ आई बात। चलिए अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको बोहर के एटॉमिक मॉडल द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। और बोहर ने इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने काफी मदद की हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, देखिए अगर मैं हाइड्रोजन एटम की आपके सामने अगर एक इमेज बनाऊं, हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर मैं आपके सामने एक इमेज बनाऊं तो इस प्रकार से होगा। यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, बाहर ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, उसके बाद चौथी कक्षा है कि नहीं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करें, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, वो होता है नेगेटिव का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप पहली कक्षा के लिए n इज इक्वल टू 1 मतलब k सेल है, इसके लिए एनर्जी का आप करें तो जेड हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा का अगर आप कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, n इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, 13.6 में क्या भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे देंगे तो लगभग आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये n इज इक्वल टू 2 है, जिसे एल सेल भी कहा जाता है, और n इज इक्वल टू 3 एम सेल, इसकी बात करें तो 9 का अगर आप इसमें आप भाग देंगे तो लगभग यहाँ पर क्या आ जाएगा, लगभग नेगेटिव का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और चौथी कक्षा की बात करें तो लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो होती है 0। n इज इक्वल टू इन्फिनाइट का मतलब है
इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से स्वतंत्र हो चुका है, वो परमाणु से बाहर आ चुका है। जीरो का मतलब है उसकी एनर्जी अब नेगेटिव, देखिए यहाँ पर नेगेटिव है। इस प्रकार यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेगेटिव की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। हाइड्रोजन के केस में बात करें, यहाँ पर नेगेटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर नेगेटिव का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर नेगेटिव का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो नेगेटिव में एनर्जी घट रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। और इनफिनाइट मतलब इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से बाहर आ जाए तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उसकी ज्यादा है, वहां पर अधिकतम हो जाती है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऊर्जाओं को ग्रहण करता है जो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो। अगर यहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल ई इज इक्वल टू क्या आएगा, E2 माइनस E1। E2 आपको पता है कितना है, माइनस का 3.4, नेगेटिव E1 कितना है, नेगेटिव का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 13.6 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस उसी ऊर्जा को ग्रहण करेगा जो इसे यहां पहुंचा दे। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को वो गेन कर लेगा, ठीक है, और यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। फिर यहां मान लीजिए इसको चौथी कक्षा में जाने लायक एनर्जी मिल जाए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल ई मैं निकालूं, डेल ई इज इक्वल टू देखो E4 नेगेटिव E2, E4 कितना है, नेगेटिव का 0.85, नेगेटिव का कितना है, E2 की एनर्जी कितनी है, नेगेटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं। तो इसमें से जब हम घटाएं 3.4 माइनस 0.85 अगर हम घटा दें तो लगभग 4 ये चला जाएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा, 4 गया, फिर 4 5 गया, 5 5 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा क्या, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करके चौथी कक्षा में आ जाएगा। और अगर हम और ज्यादा एनर्जी दें तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रहना पसंद नहीं करता, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में एनर्जी को लूज करते हुए लोअर एनर्जी में वापस आएगा, ठीक है, लोअर एनर्जी। तो ये चित्र आप याद रखिए, एक तरफ लिख लीजिए इसको अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, लीनियर स्पेक्ट्रम या फिर जिसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, जिसे या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो चलिए हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, या फिर हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम क्या करें, आप एक ये चित्र याद रखिए अपना, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, और यहां मान लीजिए n इज इक्वल टू इन्फिनाइट। यहां पर जो एनर्जी है नेगेटिव का 13.6 है, यहाँ पर नेगेटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन जो गैस है, एक कंटेनर में हम हाइड्रोजन गैस ले लें, H2 गैस ले लें और इसको गर्म कर दें। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं। उसमें इस प्रकार क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको गर्म करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, तो वो हायर एनर्जी लेवल में इस प्रकार चला जाएगा, और हो सकता है आयनन हो जाए, बाहर भी चला जाए, इतनी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो अब गर्म कर दिया गया है, तो अब ये हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में क्या करेंगे, अब यहाँ वो रहना पसंद नहीं करेगा, यहाँ से वो वापस जाएगा तो उन्हीं ऊर्जाओं वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करेगा, इमिट करेगा,
जो दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप के बराबर हो। ठीक है, तो ये रेडिएशंस है, उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जो हम प्रिज्म से गुजार करके, ये मान लीजिए प्रिज्म है हमारा, ये क्या है, प्रिज्म है कि नहीं है, ये प्रिज्म है। जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो यहां पर हमें जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा चमकीली रेखाओं युक्त, चमकीली रेखाओं युक्त इस प्रकार मिलेगा। चमकीली रेखाएं हमें इस स्क्रीन पर मिलेगी। और वास्तव में ये चमकीली रेखाएं क्या है, वास्तव में चमकीली रेखाएं हाइड्रोजन के जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते समय जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट की है, इमिट की है, वे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, चमकीली रेखाओं के रूप में प्राप्त हुई है। तो इसे ही हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन गैस को हम किसी ग्लास ट्यूब में ले ले, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवा दें, उस केस में जो हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होगी उसको प्रिज्म से गुजार के स्क्रीन पर जब हम देखें तो जो चमकीली रेखाओं युक्त जो बैंड हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उससे हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये जो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा है, ऐसे पांचवी कक्षा। और मान लीजिए यहाँ n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, मतलब यहाँ परमाणु से बाहर आ गया है। इस पहली कक्षा की जो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी कक्षा की क्या है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरी कक्षा की क्या है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चौथी कक्षा की क्या है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पर n इज इक्वल टू यहाँ पर 0 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस को क्या किया, गर्म किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, एनर्जी मिली। तो ये हायर एनर्जी लेवल में इस प्रकार आ गया। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में आ गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा हायर एनर्जी लेवल से। ठीक है, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया हो, n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, यहां से भी आ सकता है। तो चौथी कक्षा से मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, ये चौथी कक्षा ये रही, ये तीसरी कक्षा है, ये दूसरी, ये पहली, इसमें सीधे आ जाए तो चौथी कक्षा और पहली कक्षा के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर वाली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, इमिट कर देगा, जो हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगी। या फिर ऐसा हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है चौथी से पहले तीसरी में आए, फिर तीसरी से सीधा पहली में आ जाए। तो इस प्रकार ये यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और यहाँ एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगी। या फिर ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन है चौथी कक्षा से पहले सीधे दूसरी में आ जाए और दूसरी से पहली में आ जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उन्हीं ऊर्जाओं के बराबर होगी। चौथी और दूसरी कक्षा के बीच का जो एनर्जी गैप है उस वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पर दूसरी और पहली के बीच का जो एनर्जी गैप है उस वेवलेंथ वाली एनर्जी किसी भी कक्षा से, या फिर n इज इक्वल टू इन्फिनाइट से वह इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ जाए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट करते हुए आएगा। किसी भी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो इस सीरीज को बोलते हैं लाइमेन सीरीज। ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी लेमेन ने की थी। अगर किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है, तीसरी से दूसरी में आता है, चौथी से दूसरी में आता है, पांचवी से दूसरी में आता है, छठी से दूसरी में आता है, या फिर परमाणु के बाहर से अगर दूसरी में आता है तो उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इस प्रकार तीन प्रकार, लाइमेन, बाल्मर, पासन, ब्रैंकेट, फुंड। ठीक है, इस प्रकार पांच सीरीज, पांच से भी ज्यादा है लेकिन मोस्ट जो पांच है वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन उन्हें, मान लीजिए हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, किस वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/λ वेव नंबर इज इक्वल टू RH अपॉन 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो R है ये क्या है, रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, रिडबर्ग ने।
तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। एक और फॉर्मूला है, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो 12375 अपॉन लैम्ब्डा, वेवलेंथ निकाल लीजिए, वेवलेंथ पता किया जा सकता है और ये एंगस्ट्रम में आएगी, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। और एक और चीज यहाँ याद रखिए, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रम होता है। ये छोटी चीजें आप कुछ नोट कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ये काम आएगा, ठीक है, लिख लीजिए। अब मैं आपको सीरीज लिख देता हूं, देखिए, लाइमैन हो, बाल्मर हो, पासन हो, ब्रैकेट हो, फुंड हो, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि लाइमैन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए या फिर मिनिमम वेवलेंथ बताइए, या फिर लाइमैन सीरीज के लिए वेवलेंथ का रेंज बताइए। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं नीट जैसे एग्जाम में, आसानी से आ जाते हैं। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला रखिए, देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, डेल ई इज इक्वल टू E2 E1। और आपको पता है एनर्जी की कैसे निकाली जाती है, नेगेटिव का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। तो अगर यहाँ E2 है तो मैं यहाँ लिख देता हूं नेगेटिव का 13.6, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही तो जेड की जगह मैं 1 लिख देता हूं 1, दूसरी कक्षा है तो N2 लिख देता हूं। तो पहली कक्षा के लिए जो एनर्जी होगी वो इस प्रकार लिख देंगे हम 13.6 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली जो क्या होगी, नेगेटिव 1 अपॉन N1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, N1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का 13.6 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो अगर हम 13.6 को क्या कर ले, कॉमन कर ले, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल ई वाली ही क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेगा, इमिट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी कैसे निकालते हैं, एच न्यू और एच सी अपॉन लेमड़ा, इस प्रकार भी निकालते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं एच सी अपॉन लेमड़ा, जहां एच क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, इज इक्वल टू 13.6 N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले टर्म को HC से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और HC से डिवाइड भी कर देता हूं, ठीक है। तो इस HC से ये HC गया तो क्या आ गया, 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन HC अपॉन HC 1 अपॉन N1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू अगर हम निकालें, अगर इसकी कांस्टेंट वैल्यू हम निकालें तो रिडबर्ग फॉर्मूला आता है इस प्रकार से, कांस्टेंट वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 का स्क्वायर 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, इस प्रकार से आता है। ये फॉर्मूला आप लिखिए जी। और एक और चीज याद रखिए, 1 अपॉन RH इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रम होता है, ये भी काम आएगा। और ठीक है, ये चीजें भी याद रखिए। अब हम देखते हैं लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज और पास्चन सीरीज, इसके लिए क्या होता है। देखिए सीरीज लिख लीजिए, सीरीज नेम कौन सी सीरीज है, इसके लिए N1 का वैल्यू क्या है, इसके लिए N2 का वैल्यू क्या है, और कहां वो अपीयर करेगी, अपीयरेंस कौन सी लाइट। सीरीज नेम पहली हम बात करेंगे लाइमैन सीरीज की। लाइमैन सीरीज की बात करें, N1 होता है 1, मतलब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आना चाहिए, चाहे वो दूसरी से आए
तीसरी कक्षा से आए, चाहे चौथी कक्षा से आए, चाहे पांचवी से आए, छठी से आए, सातवीं से आए, या फिर इन्फिनाइट से आए। ठीक है, पहली कक्षा में आता है तो वो लाइमन सीरीज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, N2 हो सकती है। N2 का क्या वैल्यू हो सकता है, दूसरी से आ सकता है, तीसरी से आ सकता है, चौथी से आ सकता है, इस प्रकार इन्फिनाइट मतलब बाहर से भी आ सकता है। अपीयरेंस होता है इसका अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट के अंदर। ठीक है, दूसरी की हम बात करें तो बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए N2 N1 होता है 2, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आना चाहिए, चाहे तीसरी कक्षा से आए, चाहे चौथी कक्षा से आए, चाहे पांचवी कक्षा से आए, चाहे छठी कक्षा से आए, चाहे सातवीं कक्षा से आए, चाहे इन्फिनाइट से आए। तो इसके लिए N2 का वैल्यू होगा 3, 4, 5, 6, 7 या फिर इस प्रकार चलते हुए इन्फिनाइट। ठीक है, और ये जो मिलेगी हमें, ये हमें मिलेगी विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट में, हाँ विजिबल लाइट के अंदर मिलेगी। ये हमें किस में मिलेगी, विजिबल लाइट में मिलेगी। और मैं बना देता हूं लाइमन बार्मर। तीसरी होती है पासन। पासन सीरीज की हम बात करें तो N1 की वैल्यू होती है 3, मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आना चाहिए। चौथी से आ सकता है, तीसरी में, पांचवी से आ सकता है, छठी से आ सकता है, सातवीं से आ सकता है, आठवीं से आ सकता है, नौवीं से आ सकता है, या फिर इन्फिनाइट या फिर परमाणु में बाहर से आ जाए। तीसरी कक्षा में अगर आता है तो वो उस प्रकार की जो रेखाओं का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो बैंड मिलता है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पासन सीरीज कहते हैं। इसके लिए N2 का वैल्यू क्या होगा, चौथी कक्षा से आ सकता है, पांचवी से आ सकता है, छठी से आ सकता है, सातवीं से आ सकता है, इस प्रकार इन्फिनाइट से आ सकता है। और ये जो मिलती है हमें, ये मिलती है इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड वाले में अपीयरेंस होती है। इंफ्रारेड जो होता है ना, रेड के बाद आने वाला जो बैंड होता है इंफ्रारेड, उसमें हमें इसका अपीयरेंस होता है। चौथी होती है ब्रैकेट की बात करें तो इसके लिए N1 का वैल्यू होता है 4, मतलब चौथी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, पांचवी से आ सकता है, छठी से आ सकता है, सातवीं से आ सकता है, आठवीं से आ सकता है, नौवीं से आ सकता है, 10वीं से आ सकता है, या फिर इन्फिनाइट से आ सकता है। इस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो बैंड मिलता है या सीरीज मिलती है, उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। तो इसके लिए N2 का वैल्यू हो सकता है, N2 का जो वैल्यू होता है 5, 6, 7, 8, इस प्रकार इन्फिनाइट से आ सकता है। और ये भी क्या हमें किस में मिलती है, हमें इंफ्रारेड में मिलती है, पांचवी की बात करें और भी होती है, लेकिन ये जो लाइमन बार्मर और पासन मुख्यतः ये पूछी जाती है, इसलिए मैं इसी पर क्या करूंगा, इनकी जो वेवलेंथ रेंज भी बताऊंगा। इनके लिए लेमड़ा मैक्सिमम और लेमड़ा मिनिमम दोनों ही चीज बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है फंड, पी फंड की बात करें तो N1 होता है इसके लिए 5, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी में आना चाहिए, पांचवी में आना चाहिए। पांचवी में किससे, छठी से आ सकता है, सातवीं से आ सकता है, आठवीं से आ सकता है, नौवीं से आ सकता है, 10वीं से आ सकता है, 11वीं से आ सकता है, या फिर बाहर से आ सकता है, N = इन्फिनाइट, वहां से आ सकता है। तो N2 का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार इन्फिनाइट तक। यह भी कहां मिलता है, इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में मिलता है। ये सीरीज आप अच्छे से बना लीजिए। अब इनके लिए देखिए N1 और N2 का वैल्यू हमें दिया गया है। इस प्रकार हम वेवलेंथ पता कर सकते हैं, है कि नहीं है। इस प्रकार से आप ये जो है सीरीज बना लीजिए। ये जो टेबल है बहुत ही अच्छी है, आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है, मिटा दूंगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगना है, अब देखिए क्वेश्चन करिए मेरे साथ, क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और वो चित्र जो है हाइड्रोजन वाला वो याद रखिए। ये न्यूक्लियस होता है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, ये पांचवी कक्षा है, और ये बाहर मान लीजिए और भी बहुत सारे इन्फिनाइट है। ठीक है, ये बाहर आ गया है। इसकी जो एनर्जी होती है नेगेटिव का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है नेगेटिव का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भी होती है, इसकी घटा दीजिए और। ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए
कोई जो इलेक्ट्रॉन है डी एक्साइट्स N2 से N1 फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में क्या कर रहा है, आ रहा है, तो किस वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है 1/λ इज इक्वल टू R H 1/N1 का स्क्वायर अपॉन 1/N2 का स्क्वायर, है कि नहीं। RH का वैल्यू मैं आपको नहीं बताऊंगा। N1 क्या है, पहली कक्षा में आ रहा है, लाइमैन सीरीज की तो बात आ रही, और दूसरी से कक्षा से आ रहा है N2 इज इक्वल टू 2, तो N1 क्या है 1 और N2 इज इक्वल टू क्या है 2, तो रख देते हैं यहाँ पर 1/λ इज इक्वल टू R N1 क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, ये आ गया। यहां मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, देखिए एक में से एक घटेगा तो 1/λ इज इक्वल टू RH 3/4। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH इंटू 4/3, और 1/RH का जो मान है मैंने आपको बता रखा है 1/RH इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, तो रख देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 911 इंटू 4/3। इसको 3 का भाग देने के लिए इसको 2 बना लेता हूं मैं एक बार के लिए, तो 304 बार लगभग 304 इंटू 4 मतलब लगभग 16 एंगस्ट्रॉम, लगभग 1216 एंगस्ट्रॉम। मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, 304 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1216 एंगस्ट्रॉम लगभग आएगा। और लाइमैन सीरीज के लिए ये जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है, और ये फर्स्ट लाइन जो रेडिएशन होती है लाइमैन सीरीज के लिए वही है। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे हम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तो पहली कक्षा। अब देखिए आप इसी क्वेश्चन को आसानी से और भी आसानी से कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। अगर हमें पहली और दूसरी कक्षा का एनर्जी डिफरेंस पता हो, आ जाएगा 10 पॉइंट, और वो भी क्या हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पता हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। तो आपको पता है पहली और दूसरी कक्षा के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है, इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम में आएगा नहीं आएगा, तो आप निकाल सकते हैं लैम्डा, भाग दे सकते हैं 12375, मैं इसको 0 कर देता हूं और यहाँ पर 102 कर देता हूं, तो आप निकाल लीजिए 102 का भाग 123 में जाएगा, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 21 और 7 217, तो अब की बार 2 बार जाएगा तो 204, तो कितना बचेगा 13, फिर 5 कर देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचेगा 33, फिर 0, अब की बार कितना जाएगा 102 का लगभग 3 बार जाएगा, लगभग आ गया ना, लगभग आ गया। उसमें हमने 911 को क्या लिया था 912, इस कारण थोड़ा सा आया, तो इतना आ गया, तो लगभग ये आ गया। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन क्या देता है कि लाइमैन सीरीज है, लाइमैन सीरीज के लिए हमें लैम्डा मिनिमम बताइए और लैम्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करिए, बताइए, मतलब वेवलेंथ रेंज बताइए, वेवलेंथ रेंज पूछ रहा है ये। देखिए इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनकी एनर्जी की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, मतलब जब ये कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी,
तो लेमडा मिनिमम कब होगा? जब लेमडा मिनिमम कब होगा? जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो। एनर्जी डिफरेंस देखिए, लाइमिन सीरीज की बात हो रही है तो N1 इज इक्वल टू 1 होगा, ये तो पक्का पता है। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा, फिर लेमडा मिनिमम होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी एनर्जी अधिकतम होगी, मतलब वो जो है इनफाइनाइट से पहली कक्षा में आ रहा होगा। इनफाइनाइट से क्या आ रहा होगा? पहली कक्षा में आ रहा होगा। तो पहली कक्षा में आएगा तो वो कितनी एनर्जी इमिट करते हुए आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली कक्षा की। तो हमें सीधे पता चल जाता है। तो लेमडा मिनिमम अगर हम निकालें तो लेमडा मिनिमम अगर हम निकालें तो डेल ई हमें पता है 13.6 1 2 3 7 5 अपॉन लेमडा मिनिमम, ठीक है, इज इक्वल टू डेल ई कितना है? 13.6, क्योंकि N2 क्या है? N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। जीरो एनर्जी से नेगेटिव का 13.6 में आने के लिए कितनी एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन? 13.6 इलेक्ट्रॉन वाली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ तो हम निकाल रहे हैं। 13.6 इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 अपॉन लेमडा। लेमडा किस में आएगा? एंगस्ट्रम में, क्योंकि ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है कि नहीं है? तो चलिए निकाल देते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 अपॉन 13.6। इसको आगे हम कैलकुलेट करें तो लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा इनका, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 911 एंगस्ट्रम। तो लेमडा मिनिमम आता है 911 एंगस्ट्रम, ठीक है, लगभग इतना वैल्यू आता है। और अभी हमने जो है लेमडा जो मिनिमम आता है वो इतना आता है। अब लेमडा मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, एक बार के लिए मिटा देता हूं। देखिए एनर्जी होता है लेमडा मैक्सिमम, अगर ये अधिकतम होगा मैं इस प्रकार लिख देता हूं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा मैक्सिमम होगा तो ये कम होगा कि नहीं होगा? तो N1 तो ये होगा, इस केस में N2 इज इक्वल टू 2 होगा। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा तो कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, तभी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। जो जिसका ज्यादा वेवलेंथ होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी उतनी कम होती है। तो अब क्यू आर क्या करती है? कम एनर्जी वाली के लिए लेमडा मैक्सिमम मिलेगा हमें। तो N2 इज इक्वल टू 2 और हमें पता है डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आ गया है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला सिंपल सा, 10.2 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो 12375 अपॉन लेमडा मैक्सिमम एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो ये जो लेमडा मैक्सिमम अभी हमने कैलकुलेट किया है, पीछे कितना आया था? 1237501, इसको मैं 102 कर देता हूं 10.2 की जगह। अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये आया था 1213 एंगस्ट्रम। तो लाइमिन सीरीज के लिए जो लेमडा मिनिमम है, लेमडा मिनिमम तो आता है 911 एंगस्ट्रम और लेमडा जो मैक्सिमम आता है वो कितना आता है? इतना। तो यही क्या होगी? वेवलेंथ रेंज भी तो होगी ना, वेवलेंथ रेंज हो गई, यही क्या होगी? वेवलेंथ रेंज हो गई। अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें बाल्मर सीरीज के लिए, वो कह दे, क्वेश्चन कह दे कि बाल्मर सीरीज है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है यहाँ, बाल्मर सीरीज है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, आपको पता है ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। इसके लिए लेमडा मिनिमम बताइए और लेमडा मैक्सिमम बताइए। मैक्सिमम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मिनिमम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मिनिमम कब होगा? देखिए बाल्मर सीरीज के लिए N1 इज इक्वल टू 2 में लेमडा मिनिमम कब होगा? जब N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो कि नहीं हो? तो अगर हम बात करें इस केस में डेल E, तो E इनफाइनाइट नेगेटिव E2 होगा कि नहीं होगा?
तो ई इन्फिनाइट इज 0, नेगेटिव का E2 क्या है, नेगेटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4, तो ये क्या आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ गया नहीं आ गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से जब दूसरी कक्षा में आएगा तो 3.4 नेगेटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाली रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। यही क्या होगी, इसकी लेमड़ा मिनिमम होगी, लेमड़ा मिनिमम होगी। और ये क्या चल रहा है, बाल्मर सीरीज के लिए चल रहा है। तो एनर्जी डिफरेंस हमें पता चल गया। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लेमड़ा मिनिमम निकालना है, एंगस्ट्रम में निकलेगा। डेल ई हमें पता ही कितना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, जूल या फिर कैलोरी में नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तभी ये फॉर्मूला लागू होता है। तो 12375 अपॉन लेमड़ा मिनिमम, तो लेमड़ा मिनिमम इज इक्वल टू 12375 अपॉन, इसको 0 कर देता हूं, इसको 34 कर देता हूं। तो जब इसमें भाग देंगे तो 34 का जो इसमें जाएगा, सबसे पहले 3 बार जाएगा, 112 फिर 11 बचे 117, फिर से 3 बार जाएगा, 3 आ गया, तो 12 फिर 5 बचे, फिर 5 उतारा, 5 में एक बार गया, कितना बचा 21 बचा, 21 0, इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग 12 3 6 बार न जाके पॉइंट लगभग 5 बार। तो ये इतना एंगस्ट्रम आएगा, लेमड़ा जो मिनिमम आएगा ये इतना आएगा, 3315 एंगस्ट्रम लेमड़ा मिनिमम बाल्मर सीरीज के लिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, कितना आया लेमड़ा मिनिमम, कितना आया 3315 एंगस्ट्रम में आया। अब लेमड़ा मैक्सिमम निकाल लेते हैं। लेमड़ा मैक्सिमम कब होगा, N2 इज इक्वल टू उसके ठीक अगली कक्षा, देखिए लिए N1 तो 2 है, लेमड़ा मैक्सिमम के केस में क्या होगा, N2 इज इक्वल टू 3, पहली N1 इज इक्वल टू 2 है, 3 है। तो अब लेमड़ा मैक्सिमम आएगा, तो 2 और तीसरी और दूसरी कक्षा के बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर हम बात करें, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, N इज इक्वल टू 2, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा जो रेडिएशन इमिट करेगा, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल ई इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम कैलकुलेट करके अच्छे से देख लेना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो डेल ई अभी मिल चुका है, तो हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए ये एनर्जी। ठीक है, अपॉन लेमड़ा मैक्सिमम, और किस में मिलेगा, एंगस्ट्रम में मिलेगा। तो E हमें पता है क्या है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12375 अपॉन लेमड़ा मैक्सिमम। इधर मैं ले आता हूं इस कैलकुलेशन को, तो लेमड़ा मैक्सिमम इज इक्वल टू, पॉइंट हटा देता हूं, 19 बना देता हूं उसको, 12375 0/19। ठीक है, भाग देते हैं, ये आएगा लगभग 6, सबसे पहले 6 आएगा, 114 9 बचेगा, फिर 7 आया, फिर 5 आएगा, फिर 2 बचा, फिर 5 उतारा तो 1 बचा, तो फिर 6 0, लगभग 3 एंगस्ट्रम। ये लेमड़ा मैक्सिमम होगा बाल्मर सीरीज के लिए, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार लेमड़ा मिनिमम कितना आया 3315 एंगस्ट्रम, और लेमड़ा मैक्सिमम कितना आया इज इक्वल टू 6513 एंगस्ट्रम। इसी कारण ये देखिए विजिबल लाइट में पड़ रहा है, यही क्या है, इसकी वेवलेंथ रेंज है। इसी प्रकार आप पासन सीरीज के लिए निकाल सकते हैं, ब्रैकेट सीरीज के लिए निकाल सकते हैं, फुंड सीरीज के लिए आप लेमड़ा मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं।
काफी आसान से क्वेश्चन थे। और आपको कोई पूछ ले कि चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ रहा है, तो वो किस प्रकार से आ सकता है। देखियो, ऐसा थोड़ी है वो चौथी से सीधा पहली में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार हो कि मान लीजिए ऐसे, मैं छोटा सा चित्र बना देता हूं, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, एक तो वो सीधा आ जाए तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, या फिर चौथी से वो पहले तीसरी में आ जाए, ये 2, ये 3 और ये 4, तीसरी में आ जाए, फिर तीसरी से वो सीधा इसमें आ जाए, तो इस प्रकार वो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा जरूरी थोड़ी, फिर वो इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि वो यहां से सीधे पहले दूसरी में आ जाए, फिर वो पहली में आ जाए, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। तो चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो इस दौरान वो कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करेगा, कितने प्रकार की संख्या पूछ ले, तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, इज इक्वल टू n2 n1 मल्टीप्लाइज n2 माइनस n1 प्लस 1। अगर हम यहां देखिए चौथी कक्षा से आ रहा है तो n2 इज इक्वल टू 4, n1 इज इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो हमारे पास मिलेगा, देखिए n2 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 प्लस 1, इस प्रकार यहां बचेगा 3 इंटू 2, तो वो 6 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आते समय 6 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। 6 प्रकार की वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर सकता है। एक ये फॉर्मूला है, आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे पूछा जाता है। ऐसे आपको पूछ ले 5वीं कक्षा से वह दूसरी कक्षा में आ रहा है तो कितने प्रकार की वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर सकता है, तो हम n2 का वैल्यू और n1 का वैल्यू रख देंगे। अब की बार क्या कर रहा है, n2 क्या है 5वीं कक्षा से, n1 इज इक्वल टू 2। बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, 5वीं से दूसरी में आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर सकता है, तो n2 का वैल्यू है 5, n1 का है 2, n2 का वैल्यू है 5, n1 का है 2 प्लस 1, तो यहां क्या आएगा 3 2 6। ये तो पहले वाले जैसा ही आ गया, तो ये तो एक कोइंसिडेंट है, लेकिन अलग अलग आता है। ठीक है, आप n1 छठी कक्षा से पहली कक्षा में, तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आए तो कितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट कर सकता है, कितने प्रकार की वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट कर सकता है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम से लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज के लिए लेमड़ा मिनिमम और लेमड़ा मैक्सिमम काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट में काफी बार पूछा गया है। लेमड़ा मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी ज्यादा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से पहली कक्षा में आ रहा हो तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो लेमड़ा मिनिमम प्राप्त होगा। और उसके ठीक अगली कक्षा से आ रहा है तो लेमड़ा मैक्सिमम प्राप्त होगा। n1 इज इक्वल टू 1 है तो n2 इज इक्वल टू 2। दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है तो लाइमैन सीरीज के लिए वो लेमड़ा मैक्सिमम होगा, और इनफाइनाइट से पहली कक्षा में आ रहा है तो वो लाइमैन सीरीज के लिए लेमड़ा मिनिमम होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लाइमैन, बाल्मर, पासन के लिए लेमड़ा मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं, वेवलेंथ रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये उम्मीद करता हूं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपको मिले नोटबुक में, या फिर आपके पास कोई प्रीवियस एग्जाम्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर अदर किसी मॉड्यूल या फिर नोटबुक से आपके पास क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपका इस पर अच्छे से क्या होगा, पकड़ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा हुआ आज हमने
पूरा बड़ा है, सही से